एक बार की बात है, पाताल लोक की ये कथा है। पाताल लोक में एक अरुण नामक दैत्य बहुत ही बलशाली था। अपने हाथ से पर्वत उखाड़ कर वो फेंक देता था। उसको अजेय माना जाता था कि कोई भी उसको परास्त नहीं कर सकता और उसके नेत्र से ज्वालाएं निकलती थी। लाल आंख दिखाने वाली बात, ज्वालाएं निकलती थी जो कितने ही बड़े इस्पात को, लोहे को पिघला सकती थी। जब वो इतना बलशाली था तो उसके मन में इच्छा हुई कि बल और प्राप्त किया जाए और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ करना शुरू किया। उसके मन में था कि और ज्यादा बल जब हो जाएगा तो वो देवताओं को नष्ट कर सकेगा, देवताओं पे कब्जा कर सकेगा, इंद्र के आसन पे कब्जा कर सकेगा, स्वर्ग लोक पर कब्जा कर सकेगा, देवताओं को भगा सकेगा, मार सकेगा। तो ब्रह्मा जी की तपस्या, उसने घनघोर तपस्या की। काफी समय बीत गया, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी माता गायत्री के साथ प्रकट हुए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं ना तो युद्ध में काल का ग्रास बनूं, कभी कोई युद्ध हो तो उसमें मैं काल का ग्रास ना बनूं, यानी अजेय रहूं, युद्ध में मैं हारू ही ना ही कोई अस्त्र शस्त्र मेरा अहित कर पाए, किसी भी अस्त्र शस्त्र से मुझे मारा ना जा सके, स्त्री या पुरुष कोई भी मेरी मृत्यु का कारण ना बने, किसी भी रूप में, दो पैर का हो या चार पैर का हो, कोई भी प्राणी मेरी हत्या ना कर सके, मुझे हरा ना सके। दो पैर यानी मनुष्य, चार पैर यानी पशु। कोई भी, उसको था कि नहीं, भगवान विष्णु तो कभी हयग्रीव अवतार लेकर, कभी नरसिंह अवतार लेकर, तो कथा उसको पता था, इसलिए उसने इसके तोड़ भी निकाले और मैं तीनों लोगों को जीत सकूं, सबसे शक्तिशाली हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, लेकिन जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो अजेय समझता है स्वयं को, उसकी भी पराजय कभी न कभी निश्चित है। तो लेकिन तथास्तु, तुमने जो मांगा वो तुम्हें दिया जाता है। देवी गायत्री भी थी, उन्होंने भी, उनसे भी वो वरदान मांगा। देवी गायत्री ने उन्हें वर दिया कि जब तक तुम गायत्री मंत्र का जाप करते रहोगे, तुम्हारा अहित कभी नहीं होगा, संसार में तुम अपराजेय रहोगे। यानी असुर भी हिंदू धर्म का आवरण लेकर शक्तिशाली बने रह सकते हैं। नास्तिक पापी भी त्रिपुंड लगाकर अपने आप को शक्तिशाली समझ सकते हैं। तो गायत्री मंत्र की ये शक्ति उसको मिली। उसके बाद अब वो बहुत शक्तिशाली हो गया, तो उसने इंद्रलोक पे आक्रमण कर लिया, देवताओं पे आक्रमण कर लिया। देवताओं ने बहुत अच्छा युद्ध लड़ा, लेकिन देवता उसे परास्त नहीं कर पाए क्योंकि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था। देवता भागे भागे जो है विष्णु जी के पास पहुंचे, शिव जी के पास पहुंचे और इंद्रासन पर बैठते हुए भी उसने गायत्री मंत्र नहीं छोड़े। दैत्य अरुण ने गायत्री मंत्र का जाप करता रहा। आज के हिंदू यदि ये देखें तो वो कहेंगे वो तो गायत्री का जाप कर रहा है, तो वो तो देवता हुआ, वो तो त्रिपुंड लगाता है, वो तो देवता हुआ, वो तो धर्म के आचरण करता है, फिर वो तो विष्णु अवतार हो गया, जैसे आजकल ये प्रचलन चल रहा है। तो ऐसा मन में आ सकता है, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप करता रहा, लेकिन था तो बहुत सूरदाय। तो उसके तेज में और वृद्धि होती गई। शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने कहा कि वो ब्रह्मा और गायत्री देवी के वरदान से अजेय हो गया है, उसे युद्ध में तो पराजित नहीं किया जा सकता, असंभव है। तो सबसे प्रथम उसे गायत्री से विमुख करो, धर्म से विमुख करो, और धर्म से विमुख होते ही उसकी शक्ति छीन होगी, तो पहले उसे गायत्री से विमुख करो।
मंदिर आदि तोड़कर लोग धर्म से विमुख हो गए, तो धर्म से उसे विमुख करो। और जिस कारण अगर वो धर्म से विमुख है तो ताल तलैया तितैया भी ताकतवर हो सकता है, तो उसे धर्म से विमुख करो। गायत्री तो नारद जी पहुंचे और नारद जी ने उसे अपने वाक जाल में फंसाकर गायत्री से विमुख करना आरंभ किया। और फिर शिव जी ने कहा देवताओं से कि भगवती जगदम्बा की आराधना करो, वही तुम्हारे कार्य सिद्ध करेंगे। जब कोई हम लोग असहाय हो जाते हैं तो हमारी शक्ति कौन है? स्त्री, जगदम्बा माता। वो शिव की शक्ति गौरी है, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी है। अगर दोनों छोड़ के चली जाएं तो शिव और विष्णु शक्तिहीन हो जाएंगे, कहे जाएंगे। तो जगदम्बा से आराधना करो। तो सारे देवता पहुंचे हिमालय और जगदम्बा, मां जगदम्बा की स्तुति करने लगे। मां जगदम्बा प्रकट हुई, बोली वरदान मांगो। तो दैत्य अरुण की स्थिति बताई देवताओं ने। मां बड़ी क्रोधित हुई और उन्होंने अपने तेज से एक देवी प्रकट किया, जिसके चारों ओर भ्रमर का घेरा था, भौड़ों का घेरा था, इसलिए भ्रामरी देवी कही गई। भौड़े ही भौड़े थे। और उधर नारद जी उससे, जब उसको शक्ति का अहंकार हो गया तो नारद जी ने उससे कहा कि तुमको क्या गायत्री की आवश्यकता, तुम्हें तो खुद शक्ति है। तो उसने गायत्री छोड़ दिया। और इधर भौरों ने, भ्रामरी देवी के नेतृत्व में भौरों ने आक्रमण कर दिया दैत्य अरुण पर और अपने तीखे विषैले डंक से काट काट कर उसे मार दिया। समस्त दैत्य सेना का भी संहार कर दिया। वरदान के अनुसार युद्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि भौरों ने आक्रमण किया था तो युद्ध हुआ ही नहीं। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ ही नहीं, क्योंकि भौरों ने अटैक किया था। भौरे द्विपद नहीं है, न उसके दो पैर हैं, न वो चतुष्पद है, न उनके चार पैर हैं। तो ब्रह्मा जी का वरदान भी रह गया और दैत्य अरुण भी मारा गया। और इस तरह माता भ्रामरी की कृपा से दैत्य अरुण मारा गया। तो धर्म जो है, धर्म की समझ बड़ी बारीक है, कब किधर पलट जाए पता नहीं चलता। इसलिए जो लोग नेता और को भगवान जगन्नाथ से ऊपर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी एक बड़ी खिलाड़ी गई जो भाजपा से हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री का फोटो ट्वीट किया और जगन्नाथ जी का फोटो साइड से गायब कर दिया। ये जो धर्म से विमुख होने का चलन दिख रहा है, समित पात्रा ने जो कहा कि जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, ये गायत्री जैसे अरुण दैत्य के मुंह से विलुप्त होते चले गए और मति भ्रम हो गया उसका नारद जी के कहने पर। वो मति भ्रम किसी भी समय, किसी भी काल में कोई भी हो सकता है। तो आज मैं आपको प्रयागराज ले चलूंगा। प्रयागराज की एक सभा, इतिहास में पहली बार नेता सभा में तो आए परंतु बोल नहीं पाए। ऐसा क्यों हुआ ये आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए। और यदि आपको इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता पसंद है और आप में सामर्थ्यवान है, कंटेंट का मूल्य चुका सकते हैं, तो कंटेंट का मूल्य 100 रुपीज पर मंथ जरूर चुकाइए। डिटेल आपकी स्क्रीन पर पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो चलिए आपको मैं प्रयागराज ले चलता हूं। इस सभा की बहुत चर्चा हो रही है। रविवार का दिन था। प्रयागराज यानी पुराना इलाहाबाद, प्रयागराज के फूलपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था और ये रैली इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से उस रैली को संबोधित करने वाले थे, लेकिन दोनों में से कोई उस रैली को संबोधित नहीं कर सका। आखिर क्या कारण रहा? आपने एक वीडियो देखा होगा
कि राहुल गांधी अखिलेश यादव का इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि रैली को संबोधित नहीं कर सके तो इंटरव्यू करके, और वो इतना शोर है इतना कि जिस कारण वो इंटरव्यू भी सुनाई नहीं देता है। रविवार को ही 2 संयुक्त रैली थी राहुल और अखिलेश की, इंडिया गठबंधन की। पहली फूलपुर में थी और दूसरी नैनी में थी। फूलपुर में वो, नैनी में दोनों ने संबोधित किया, पर फूलपुर में वो संबोधित नहीं कर पाए। इसके 2 पहलू उभरकर सामने आए, और एक पहलू पॉइंट ऑफ व्यू भाजपा की तरफ से है, एक पहलू पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया गठबंधन की तरफ से है, और एक पहलू पॉइंट ऑफ व्यू जो वहां के पत्रकार हैं उसकी तरफ से है। तो 3 पहलू उभरकर आए। तो सबसे पहला पहलू हम लेते हैं, जो लोग रैली में थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पहलू, और मीडिया और लोगों के पहलू को भी यहां थोड़ा शामिल करते हैं। असल में फूलपुर की जो रैली है वो इतनी विशाल रैली हो गई कि राहुल गांधी और अखिलेश ने जीवन में सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी भीड़ आ जाएगी। जबरदस्त भीड़ थी, जहां तक जाए नजर मुंड ही मुंड, और भीड़ अराजक हो गई। सपा पर ये आरोप लगता रहा है हमेशा से कि सपा की भीड़ अराजक होती है, और भीड़ इतनी अराजक हो गई कि बैरिकेड को तोड़ दिया। पूरी सभा में अफरा तफरी मच गया। अखिलेश और राहुल दोनों की सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई, इतनी भीड़ आई थी। सुरक्षाकर्मी बहुत कम मात्रा में थे। सुरक्षाकर्मी इस समय राज्य सरकार ही उपलब्ध कराता है, कोई भी नेता, बड़ा नेता हो, उसकी सुरक्षा के लिए, अथवा चुनाव आयोग नियुक्त करता है। चुनाव आयोग की संस्तुति होती है तो फिर सारे जो हम लोग चुनाव में एक एक चीज देना पड़ता है कि ये आएंगे, इतनी भीड़ होगी, ये होगा, तो वो प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को देना होता है। तो स्थानीय प्रशासन उस हिसाब से सिक्योरिटी का बंदोबस्त करती है। पर स्थानीय प्रशासन को भी अंदाजा नहीं था, और राहुल और अखिलेश को तो अंदाजा भी नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी। सुरक्षाकर्मी भीड़ को मंच तक आने से रोकने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ मंच पर चढ़ गई, इतनी भीड़ थी। और उस समय अखिलेश यादव संबोधित करने के लिए उठे थे, वो शुरुआत ही कर रहे थे, बोल रहे थे, बोलना शुरू किया था, लेकिन इतनी भीड़ देखकर उन्होंने अपने भाषण छोड़ दिए। भीड़ का जो आकलन मीडिया ने किया है उसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, उनके कार्यकर्ता थे, उनके टोपी झंडे वाले थे। तो ये आरोप लगता रहा कि सपा की भीड़ कई बार अराजक हो जाती है। ये भीड़ अराजक हुई भयानक तरीके से, और बहुत भयंकर भीड़ आई। तो अफरा तफरी ऐसा हुआ कि माइक का तार टूट गया, और माइक बंद हो गया तो बोल नहीं सकते थे कि कंट्रोल कर सके, अव्यवस्था फैल गई। जैसे कि उस समय बाबरी ध्वंस के समय माइक का तार तो काटा गया था, यहां माइक का तार टूट गया, तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। भयानक अफरा तफरी मची। यदि माइक चल रहा होता तो भीड़ को कंट्रोल कर सकते थे कि बैठ जाइए, शांत हो जाइए, लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। कई किलोमीटर तक भीड़ नजर आ रही थी, और सुरक्षा कर्मियों की संख्या बहुत लिमिट थी। स्वाभाविक है, उतनी भीड़ क्या, तो सुरक्षा कर्मी को भी सूचना नहीं होगी कितने लोग आएंगे, तो इतना वह आए उससे कई गुना, तो कई किलोमीटर तक भीड़ थी, भयानक भीड़। उसमें अखिलेश और राहुल को यही लगा कि यदि इसमें बोलना हमने आरंभ किया तो ये भीड़ और ज्यादा उत्साह में और ज्यादा उग्र होगी। इससे अच्छा ये है कि ना बोला जाए, क्योंकि जितना देर हम लोग रहेंगे ये भीड़ उतनी देर बढ़ती रहेगी, अराजक होगी। तो ये उन दोनों ने सुरक्षा कर्मियों से घिरे में अखिलेश यादव का इंटरव्यू राहुल गांधी लेने लगे। अपना यूट्यूब पे आजकल वो भी बहुत फेमस हो रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल उनका कांग्रेस का भी है और राहुल गांधी का भी। तो ये स्थिति बनी। अखिलेश यादव जब जाने लगे तो उनको लगा कि उनके समर्थक निराश हो रहे हैं, तो सभा स्थल पे कई कई बार हेलीकॉप्टर घुमाया, 4 बार 5 बार 6 बार ऐसे हेलीकॉप्टर
कि आप सब निराश ना हो, हम जा रहे हैं, परंतु अपना एक साइन दिया। लेकिन अभी 2019 में जो आकलन कर रहे हैं विशेषज्ञ कि 2019 की जितनी जनसभा हुई है किसी भी पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी का, ये सबका, उसमें सर्वाधिक भीड़ वाली ये थी जिसके कारण इस भीड़ ने अराजकता का रूप ले लिया। कांग्रेस आदि ने इस बारे में शिकायत नहीं दर्ज करवाया है। वे पूछा गया कि आप लोग इतनी बड़ी भीड़ आई, अराजकता मंच पे चढ़ गए, तो आपने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई भाई? क्योंकि सुरक्षा के कल को कुछ हो जाता तो सरकार पे भी, चुनाव आयोग पे भी। तो उन लोगों ने कहा कि शिकायत कैसे कराते, ये लोग इतने उत्साह में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देखने सुनने के लिए आए थे कि इनके खिलाफ शिकायत कराना अन्याय होता। और जो कांग्रेस और सपा का पक्ष आया है कि लोग इसलिए उत्साह में हैं, इसलिए अराजक हुए क्योंकि वो भाजपा की सत्ता बदलना चाहते हैं, जिसके कारण वो इतनी बड़ी संख्या में आए कि हम सोच भी नहीं सकते। ये भीड़ सत्ता बदलने का संकेत दे रही है। ये सपा और कांग्रेस का कहना था कि ये इतनी बड़ी भीड़ जो इस 2019 के चुनाव में इतनी बड़ी भीड़ किसी रैली में नहीं आई, पीएम की भी रैली में नहीं आई, वो सत्ता के बदलाव का संकेत है। इसलिए जनता अति उत्साह में है। और वो जब ज्वाइंट रैली हो रही थी कांग्रेस और सपा की, इंडिया गठबंधन की, राहुल और अखिलेश की, तो जनता अति उत्साह और अति उम्मीद, आशा लेकर आई थी। इसीलिए ये स्थिति पैदा हुई। तो हम एफआईआर अपनी जनता के प्रति कैसे करा सकते हैं? लेकिन इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया क्योंकि मंच पर वो लोग चढ़ गए थे, तो सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया क्योंकि उसमें से कोई भी हो सकता था। और कल को ये मामला, चुनाव किसी और फिर चला जाता और मामला चाकू आदि लेकर ही घुस जाता और इन नेताओं पे चल जाता, तो एक अलग ही माहौल बन जाता देश का। तो ये बहुत खतरनाक था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है कि समाजवादी पार्टी की भीड़ तो अराजक होती है, लोग बस देखने आ गए इनको, बाकी इस भीड़ के कोई मायने नहीं है। जब तक ये भीड़ वोट में कन्वर्ट ना हो तब तक इस भीड़ के कोई मायने नहीं। ये तो इनको देखने आ गए होंगे, सुनने आ गए होंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे का कहना है कि इससे नतीजों पे कोई असर नहीं पड़ेगा और जनता के कारण इनको बेरंग लौटना पड़ा है, इनको बोलने भी नहीं दिया जनता ने। ये भाजपा का पक्ष है। उनका कहना था कि 2022 में भी ऐसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेस पे अखिलेश यादव ने जाम लगाया था, तो क्या हो गया? 22 में हम जीते कि नहीं जीते? तीसरा पक्ष है, आपको सपा कांग्रेस का बता दिया। भाजपा का तीसरा पक्ष है कि पूरा जो राजनीतिक गलियारा है, पत्रकार है, जानकार है, वो कह रहे हैं कि इस बार प्रयागराज की ये दोनों ही सीट फंसी हुई है भाजपा के लिए और इसीलिए राहुल और अखिलेश ने संयुक्त रैली की ताकि स्ट्रेंथ को दिखाया जा सके। प्रयागराज का ये दोनों सीट अभी केशव प्रसाद मौर्य जीते थे फूलपुर से, और यह ऐतिहासिक सीट फूलपुर से पहले कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जीतते रहे, तो दोनों पार्टियों के दावे रहे इस पर, कांग्रेस के भी और भाजपा के भी। इसलिए ये जो भीड़ थी, जो लोग कह रहे हैं, वो इस बार कंफर्ट लेवल से भाजपा पांचवें चरण तक के चुनाव में भी, यूपी के चुनाव में भी भाजपा कंफर्ट लेवल में नहीं पहुंची है। उसको हर सीट पर फाइट करनी पड़ रही है। पांचवें लेवल में तो एक लखनऊ सीट ही उसका बहुत कंफर्ट जोन बना हुआ है, बाकी सब जगह अमेठी तक में स्मृति ईरानी घिरी हुई है। तो ये भीड़ दर्शा रही है कि भाजपा का कंफर्ट लेवल खत्म हो गया और इस चुनाव में मोदी मैजिक नहीं चल रहा, ये जानकार बता रहे हैं। और जिस कारण ये पूरा चुनाव लोकल हो गया। ये एक बड़ा फैक्टर आया जो आप लोगों को मैं इंडिया स्पीक्स पे हमेशा कहता था कि चुनाव हिंदू लोकलाइज होकर लड़े। आपके वोट आपने दिया राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, चीन कब्जा करके बैठ गया, क्या हुआ आपके वोट का? आपने वोट दिया था हिंदू हित के लिए, वक्फ लागू हो गया है, सच्चर लागू है, सरकारी नौकरियों में, यूपीएससी में नौकरियों में उनको भरा जा रहा है, सारी सुविधाएं उनको दी जा रही, तो आपका क्या मिला? तो लोकलाइज का मतलब है कि लोकल प्रत्याशी से जनता हिसाब किताब ले सके।
कम से कम तुम मेरे इलाके को तो विकसित बनाओ। ये नहीं तो आप जैसे बनारस जाएं, जयपुर गांव है, मोदी जी ने उसको गोद लिया था। वो गांव अव्यवस्था का शिकार है पूरा। अगर आप उसका फोटो देखें, गांव में स्नान घर बना दिया गया है और शौचालय के नाम पर 12,000 का बिल फाड़ दिया गया मोदी जी के गांव का, जो उन्होंने गोद लिया। तो वोट तो मोदी जी को दिया और काम कौन करा रहा है? तो इसलिए लोकलाइज वोटिंग ही हिंदुओं को बचाएगा, जैसे मुस्लिमों को बचाता है। तो हिंदू पार्टी और नेता के उस आभा मंडल को छोड़कर लोकल मुद्दे पे वोट दे। और जानकार यही कह रहे हैं कि इस बार यूपी का चुनाव लोकलाइज हो चुका है और इवन कि पूरे देश का चुनाव, महाराष्ट्र के में भी 5वें चरण में दिखा परसों कि पूरा लोकलाइज हो चुका है। तो प्रयागराज की ये दोनों जो सीट है, नैनी फूलपुर, इस पर 25 मई को मतदान है। ये इतना कंफर्ट भाजपा के लिए नहीं रह गया। ये रैली, ये भीड़ दिखा रही है। ये जानकार वरिष्ठ पत्रकार वहां के हैं, वो सब बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सपा और कांग्रेस ने ऐसी इंजीनियरिंग की है कि वो इस बार भारी पड़ रहा है। एक तो ओबीसी तोड़ा है भाजपा की तरफ से, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव ने यादव प्रत्याशियों पर वो बड़ा फोकस रखते थे। इस बार कुर्मी, मौर्य, पटेल, इन सबको भी वो वोट टिकट दिए हैं, तो वो एक सेंध लगा। और दूसरा, जो संविधान बदलने की बात बार बार आ रही, 400 सीट इसलिए चाहिए, तो वो जो दलित वोट है, जो कभी मायावती से छिटक कर भाजपा को मिलता था, वो भी अब इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। जहां मायावती मजबूत है, मायावती की तरफ जा रहा है, नहीं तो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। तो ये जानकार वहां के कह रहे हैं। तो स्थिति जो है, इस भीड़ की रैली के मायने अलग अलग है। जहां कांग्रेस और सपा के लिए इस भीड़ की रैली के मायने सत्ता के बदलाव का संकेत दे रहे हैं, लोगों के अति उत्साह, अति उमंग और भाजपा से हुई निराशा का संकेत दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि भीड़ तो आ जाती है, इस चुनाव परिणाम में बदलेगा तब देखेंगे। इस चुनाव परिणाम में नहीं बदलेगा, ये भाजपा का कहना है कि भीड़ तो आ जाती है। तो ये, और तीसरा, वहां के जो पत्रकार जानकार है उनका कहना है कि फूलपुर, प्रयागराज के दोनों ही सीट इस बार कंफर्ट लेवल में भाजपा के लिए नहीं है। ये भीड़ ये दर्शा रहा है कि इस बार जनता में जोश है और जनता किसी और ही उम्मीद से वोट कर रही है और ये जोश सत्ता के विरोध में है। ऐसा एक जोश बिहार में भी देखने को मिला, परंतु बिहार में ये जोश गोलीबारी के रूप में निकला चुनाव के कारण ही। 5वें चरण के चुनाव में सारण में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी थे और जहां से राजद की रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी थी और वही बेटी जिसने किडनी दिया, उस सीट पर गोलीबारी हुई है। मंगलवार आपको 5वें चरण के मतदान होने के बाद और एक युवक की मौत हो गई है और 2 व्यक्ति घायल हुए। गोलीबारी हुई है सारण के भिखारी ठाकुर चौक पर 2 गुटों में। वहां इंटरनेट आदि बंद कर दिया गया है। 23 मई तक के सुबह 9 बजे तक इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है और ये भाजपा और राजद के समर्थकों के बीच की फाइट है। 20 मई को मतदान हुआ था और भिखारी ठाकुर चौक से थोड़ी ही दूर पर तेलपा नाम के मोहल्ले में 2 बूथ हैं, 318 और 319। वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। स्थानीय पत्रकार धनंजय कुमार हैं, जिसको बीबीसी ने कोट किया है कि ये आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य इन दोनों पोलिंग बूथ पर शाम 4 बजे पहुंची थी। उसके जाने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उग्र हो गए। दोनों तरफ से रोड ब्लॉक किया गया, नारे लगाए गए, तो राजद के लोगों ने भी नारे लगाए और यहां से टकराव की शुरुआत हुई। नारेबाजी के बाद दोनों ही पक्ष ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और वहां से रोहिणी आचार्य, उनके साथ एक और नेता थे भोला यादव, वो वहां से निकल गए बचा के। उसके बाद स्थिति और खराब हो गई।
शुरू में पुलिस प्रशासन ने इसे छोटी मोटी घटना बताया था, लेकिन अब गोलीबारी में एक व्यक्ति मारा गया है जिसका नाम चंदन यादव है। उसके पिता का कहना है कि उसका बेटा तो पढ़ने जा रहा था, रास्ते में पता नहीं वहां कैसे पहुंचा, उसको गोली मार दी गई। कौन लोगों ने गोली मारी? चंदन यादव के परिजन भी गुस्से में हैं और उनका कहना बेटा तो पढ़ने जा रहा था, भिखारी चौक पर पता नहीं किसने मेरे बेटे को गोली मारी। प्रशासन की ओर से फोन आया। तो भाजपा और राजद खूनी जंग में भी फंसे हुए हैं बिहार में। मरने वाला तो मर गया, अब जिसके लिए वो लड़ रहा था वो सत्ता में आएगा, एक्स या वाई, उसको तो देख नहीं पाएगा। जनता अपना जान हिंदू अपना एक जान खो रहा है इन पार्टियों के चक्कर में, इन पॉलिटिकल नेताओं के चक्कर में। कार्यकर्ता बन के आपके घर तो कोई जाएगा भी नहीं। जो चंदन यादव मरे हैं उनके घर तो अब ये लोग पूछने भी नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो सिर्फ ऊपर से फोटो कैमरा एक्शन के लिए जाएंगे। तो इस पूरे मामले में एक वीडियो का भी मामला आया। एक वीडियो ने स्थिति को बहुत बिगाड़ा। वायरल वीडियो किया गया जिसमें रोहिणी आचार्य जब वहां गई है बूथ पर, तो एक आवाज सुनाई देती है, रोहिणी आचार्य आ गई है बूथ छापने के लिए, बूथ नहीं छपेगा, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आरोप है कि भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने कहा। तो रोहिणी जो है उसके साथ तीखी बातचीत करते हुए दिख रही है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव के साथ वो वहां गई थी। रोहिणी आचार्य से जब पत्रकार ने पूछा तो उसने कहा कैंडिडेट के नाते मेरा अधिकार है बूथों में जाने का, हम बूथ लूटने नहीं गए थे, भाजपा का एक गुंडा बैठा था, हमने पूछा उससे क्या उन्होंने वोट डाला, उसके बाद जब वोट डाल दिया तो बाहर जाओ बूथ से, बूथ में क्यों बैठे हो। इसके बाद उसने गालियां दी और हंगामा हुआ और फिर ये सब होता चला गया। इस वीडियो को दिया भाजपा का स्थानीय नेता रमाकांत सिंह सोलंकी ने ही पत्रकार को उपलब्ध कराया ये वीडियो, जिसके कारण ये स्थिति बिगड़ी और उसको हिरासत में लिया गया है। ये रमाकांत सोलंकी जो है उनका पक्ष है कि वो आई थी रोहिणी आचार्य और वो समर्थकों को अपने उकसाकर चली गई थी, बाद में फिर 25-30 समर्थकों के साथ आई थी। हमने मीडिया उनके बूथ में घुसने का फुटेज मीडिया को दिया है, फिर दोनों तरफ पत्थरबाजी हुई थी। रमाकांत सोलंकी भाजपा के बड़े नेता हैं, भारतीय कबड्डी महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं पर उनका जहां ये घटना हुई है वहां पर सोलंकी का BAMS कॉलेज है, महिंद्रा ट्रैक्टर की एजेंसी है, काफी पैसे वाले हैं, और इनके पिता जयनारायण सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं जो जब हार गए थे। तो समर्थक यूपी में जनता की अराजकता घटना पैदा कर सकती थी और बिहार में जान ले लिया। समर्थक लड़ते टकराते रहते हैं, सत्ता के मलाई तो नेता चाटते हैं, सत्ता की मलाई तो पार्टियां चाटती हैं। और साथ साथ एक और उड़ती खबर कि भारतीय जनता पार्टी बिहार से ही कि जो भोजपुरी गायक थे पवन सिंह, जिनको बंगाल से टिकट दिया था भाजपा ने और उन्होंने बंगाल से टिकट वापस कर दिया था, उसके बाद वो काराकाट बिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पहले पश्चिम के आसनसोल से उनको टिकट दिया था और उन्होंने टिकट भाजपा के मुंह पर मार दिया था कि मैं नहीं लेता। फिर SS अहलुवालिया को भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया। यहां पर उसके बाद वो बिहार आए और बिहार के काराकाट सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया, जहां NDA की ओर से उपेंद्र कुशवाहा है। भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को मनाने की पूरी कोशिश करती रही कि उपेंद्र कुशवाहा को जीतने के लिए आपका निर्दलीय आप बैठ जाइए, आप पार्टी में हैं। लेकिन पवन सिंह ने मना कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और पवन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण उपेंद्र कुशवाहा की सीट फंस गई है। इस गुस्से में भारतीय जनता पार्टी ने अभी पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। पवन सिंह को निकालने की ये चिट्ठी जो है आपको ये आ गई है, तो चिट्ठी आपको मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि भाजपा के लिए स्थिति
बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत कंफर्ट लेवल का हो रहा है। भाजपा के लिए स्थिति बहुत ही नाजुक भी हो रही है क्योंकि सत्ता में वही है और वो उसे ही सत्ता को बचाए रखने की लड़ाई लड़नी है विपक्ष से। तो इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश से आज ये 2 खबर, चुनाव तक आपको ज़्यादातर चुनाव की खबर ही मिलेगी। और शुरू में जो आपको कथा मैंने सुनाया था एक उपनिषद से, उसका मतलब यही है कि जनता अपनी आँखें आप खोलिए, अहंकार किसी का नहीं रहा। भगवान से ऊपर जो अपने आप को मानते हैं, भगवान जगन्नाथ से ऊपर जो लोग अपने आप को मानने लगे हैं और जो उनके समर्थक ये घोषणा करने लगे हैं, वो दैत्य अरुण जैसी स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। और गायत्री का मंत्र उसके साथ था। इसका मतलब ये नहीं कि वो सनातनी हिंदू था, वो दैत्य था। त्रिपुंड आदि के चक्कर में ना आए। मंदिर तोड़ा जाना, विग्रहों को उखाड़ कर नाले में फेंका जाना, ये असुर प्रवृत्ति है, ये दैत्य प्रवृत्ति है। गौ माता का के मांस का व्यापार करना, ये राक्षस प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति की पहचान आप करें और उसी अनुसार अपना वोट करें। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लाइव स्ट्रीमिंग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।